नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा? हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां, यह पाठ नागार्जुन इस लेखक ने लिखा है। तो पहले हम नागार्जुन इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तो ये नागार्जुन है। यानी कि इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इनका मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ये जो लेखक है नागार्जुन, इनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। इन्होंने हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक के रूप में जाना जाता है। यानी कि इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में अपनी साहित्य कृतियों का निर्माण किया है। वे एक लेखक, कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार आदि साहित्य कृतियों के बारे में उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने कई कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी है, संस्मरण लिखा है, यात्रावृत्त लिखा है, निबंध लिखा है आदि कई साहित्य कृतियों का निर्माण उन्होंने किया हुआ है। और इन साहित्य कृतियों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे कि पहले उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन, इन्होंने हिंदी भाषा में, मैथिली भाषा में लेखन किया है। हिंदी भाषा के साथ साथ मैथिली, संस्कृत आदि भाषाओं में उन्होंने लेखन किया है। मैथिली भाषा में जब वो लेख लिखते थे या साहित्य कृतियों का निर्माण करते थे, तब वो यात्री इस उपनाम से क्या करते थे? लिखा करते थे। यानी कि यात्री ये उपनाम मैथिली भाषा में उनका दिखाई देता है। जैसे आज हम हिंदी में नागार्जुन इस नाम से उन्हें पहचानते हैं, उसी प्रकार मैथिली भाषा में उन्होंने यात्री इस उपनाम से क्या किया है? उन्होंने लेखन किया है। तो इसी प्रकार वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन, इन्होंने हिंदी साहित्य कृतियों में कई सारे साहित्य कृतियों का निर्माण किया गया है। तो हिंदी साहित्य में एक जाने माने लेखक के रूप में उन्हें क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। किसे? तो ये मैथिली जो नागार्जुन यानी कि वैद्यनाथ मिश्र ने। तो इन्होंने लिखा जो पाठ है, कौन सा? हिमालय की बेटियां। तो पहले हम जो हिमालय की बेटियां, ये पाठ क्या है, किस बारे में लिखा गया है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी इसी नाम से आपको पता चलता होगा कि हिमालय की बेटियां, यानी कि इस पाठ में हिमालय के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि यह एक निबंध के रूप में लिखा गया पाठ है। यानी कि जिस प्रकार आप एग्जाम में ऐसे लिखते हो, यानी कि निबंध लिखते हो, उसी प्रकार यह एक निबंध के रूप में लिखा गया पाठ है। निबंध यह एक विधा है जो साहित्य कृति में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार नागार्जुन, इन्होंने हिमालय की बेटियां, यह एक निबंध के रूप में लिखा हुआ पाठ है। लेखक इस प्रस्तुत पाठ के द्वारा नदियों के प्रति अपार श्रद्धा और आदर प्रकट करते हैं, और इसी पाठ के द्वारा वो अपनी नदियों को कभी माँ कहते हैं, कभी दादी कहते हैं, कभी मौसी कहते हैं, तो कभी मामी कहते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि ये जो नदियाँ है, वो नदियाँ मेरी कौन है? कभी माँ के रूप में कार्य करती है, कभी दादी के रूप में कार्य करती है, कभी मौसी के रूप में दिखाई देती है, तो कभी मामी के रूप में दिखाई देती है। यानी कि इस पाठ के द्वारा वो नदियों को क्या संबोधते हैं? तो माँ, दादी, मौसी, मामी मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो हिमालय की नदियाँ है, वो नदियाँ, वो क्या है? मेरी माँ है। यानी कि जिस प्रकार हम बच्चे क्या करते हैं? अपनी माँ के गोद में खेलते हैं, अपनी दादी के गोद में खेलते हैं,
अपनी मामी के गोद में खेलते, अपनी मौसी के गोद में खेलते, उसी प्रकार लेखक को लगता है कि ये नदियाँ है, उन नदियों में जब मैं डुबकियाँ लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन नदियों के गोदी में ही खेल रहा हूँ। और वो इस पाठ से बताते हैं ये जो नदियाँ है, तो हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। आपको मालूम होगा कि जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुजु आदि नदियाँ है, वो नदियाँ क्या करते हैं हिमालय से निकलती है। तो ये नदियाँ जिस प्रकार पहाड़ी प्रदेश से निकलते हुए मैदानी प्रदेश में आती है, तो जैसे वो मैदानी प्रदेश में आती है तो वो कैसे बन जाती है, विशाल बन जाती है, यानी कि वो बड़ी बन जाती है। ऐसे लेखक इस पाठ के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं। और हिमालय के बारे में आपको मालूम होगा, आप कभी घूमने भी गए होंगे, आपने हिमालय देखा होगा, तो हिमालय पर्वत जब हमने देखने चले जाते हैं तो ये धरती का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो चित्रण है, वहाँ का जो सौंदर्य है, वह हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए हिमालय के बारे में ये जो जानकारी इस पाठ में दी गई है, वो नागार्जुन ने लिखी हुई है। तो हिमालय आपने देखा होगा, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। हिमालय कहाँ है ये आपको मालूम होगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो नक्शा आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भारत का नक्शा है। भारत के साथ साथ हमारे पड़ोस के राष्ट्र भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे कि नेपाल हो, भूटान हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो। तो इसी प्रकार ये भारत और भारत के आसपास के राष्ट्र है। और इन्हीं राष्ट्रों के बीच में ये भारत के साथ साथ इन्हीं राष्ट्रों के बीच में क्या हुआ है, हिमालय पर्वत बसा हुआ है, ऐसे हमें दिखाई देता है। ये दिखाई देता है, ये क्या है, हिमालय है। तो ये क्या है, सभी हिमालय है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, नेपाल हो, भूटान हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, चीन का कुछ हिस्सा हो, तो इसी हिस्सों में क्या हुआ है, ये जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत हमें दिखाई देता है। हिमालय पर्वत के पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, पश्चिम हिमालय, ऐसे भागों में उसे क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे आपको मालूम ही होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है, माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ है, तो चीन और नेपाल के बीच में बसा हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कि उसकी ये लंबाई कितनी है, तो 8,848 मीटर उसकी लंबाई हमें दिखाई देती है। तो नेपाली लोग इसे सागर माता कहते हैं, तिब्बत के लोग उसे चोमोलुंगमा कहते हैं, तो भारत के लोग उसे क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। तो इस हिमालय में 7 शिखर है, 8,000 चोटियां है। इसी विशाल हिमालय में बहुत सारे वृक्ष भी हमें दिखाई देते, बहुत सारी नदियां भी इस हिमालय से निकलती हुई हमें दिखाई देते, जैसे कि सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो क्या है, हिमालय से निकलती हुई पहाड़ी प्रदेश से बहते हुए मैदानी प्रदेश में क्या होती है, वो चली आती है। तो इसी प्रकार इस नक्शा में आपको ये हिमालय पर्वत के बारे में दिखाई देता है। अभी इसमें भी आपको ये अलग अलग नदियां जो है वो आपको दिखाई देती है, जल विभाजक नदियां है। ये सिंधु नदी है, जैसे कि वो चीन से लेकर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेते हुए अरब सागर को क्या होती है, वो मिलती है। और इस सिंधु नदी को झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज आदि नदियाँ क्या होती है, मिलती है। तो इसी प्रकार ये जो हिमालय, उस हिमालय के बारे में हमें इस पाठ में दिखाया गया है, बताया गया है। जो नागार्जुन सागर ये लेखक है, इन लेखकों ने यह निबंध के रूप में लिखा हुआ ये पाठ है। और वहाँ की माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ का सौंदर्य इस पाठ के जरिए हमारे सामने रखने की कोशिश की गई है। तो चलो दोस्तों या छात्रों, हम हिमालय की बेटियां इस पाठ का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले जो पैराग्राफ है हिमालय की बेटियां इस पाठ का, जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, तो लेखक कहते हैं लेखक कहते हैं कि अभी तक मैंने जो हिमालय है वो दूर से देखा था। क्या किया था, जो हिमालय वो मैंने अभी जो देखा था वो कहाँ से देखा था, तो दूर से देखा था।
और वहाँ की जो नदियाँ थी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, ये जब मैदानी प्रदेश में चली आती है तो वो कैसी दिखाई देती है? बड़ी शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई हमें लगती है। जैसे कि कोई महिला हो और वो अपने आप में कैसे होती है? खोई हुई दिखाई देती है। वो शांत होती है, गंभीर होती है, संभ्रमात होती है। संभ्रमात मतलब यहाँ एक नया शब्द आया है। कौन सा? तो संभ्रमात, ये क्या आया है? नया शब्द आया है। संभ्रमात मतलब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है संभ्रमात शब्द, क्या कहते हैं? संभ्रमात मतलब सभ्य, यानी कि अच्छा बर्ताव करने वाला, सभ्य। तो जैसे एक महिला सभ्य रूप से अपना बर्ताव करती है, उसी प्रकार वो नदियां मुझे क्या होती थी? दूर से मैं जब देखता था तो वो मुझे दिखाई देती थी। उनके प्रति, यानी कि उन नदियों के प्रति मुझे क्या था? मेरे दिल में बहुत ही आदर था, श्रद्धा भाव था, प्रेम था। इसी प्रकार मैं उस नज़र से मैं नदियों को देखता था। जैसे कि मेरी माँ हो, मेरी दादी हो, मेरी मौसी हो, मेरी मामी हो, और मैं उनके गोद में जिस तरह खेलता रहता हूँ, जिस तरह उछलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम होगा, जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपनी माँ के, पिताजी के, दादी के, मौसी के गोद में हम क्या करते हैं? बैठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि इनके गोद में जैसे मैं खेलता था, उसी प्रकार इन नदियों के गोदी में मैं क्या करता था? डुबकियां लगाता था। ऐसे पहले पैराग्राफ में लेखक हमें बताते। दूसरे पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि इस बार जब मैंने जो हिमालय है वो हिमालय देखने की कोशिश की। मैंने पहले बार हिमालय कैसे देखा था? दूर से देखा था। लेकिन जब मैं वह हिमालय पास से देखने लगा, जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा, तो मुझे हिमालय का एक अलग सा रूप क्या हुआ? दिखाई देने लगा। यानी कि जैसे मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा, ये तब मुझे वहाँ का नजरिया, वहाँ का सौंदर्य मुझे कैसे दिखाई दिया? अलग सा दिखाई दिया, अच्छा दिखाई दिया। और वह रूप देखकर, वह सौंदर्य देखकर मैं क्या हो गया? हैरान हो गया। क्योंकि ये गंगा, यह जो यमुना, यह जो सतलज, ये नदियां है। ये नदियां जब समतल मैदानी भागों में आती है तो वो कैसे दिखाई देती है हमें? विशाल दिखाई देती है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। उनका रूप बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन यही नदियां जब हम हिमालय में देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देती है? पतली सी दिखाई देती है, यानी कि छोटी दिखाई देती है। ऐसे कवि कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्वत है, हिमालय पर्वत, और इसके बीच में ये बहने वाली छोटी छोटी क्या है? नदियां है। लेकिन यही छोटी नदियां आगे मैदानी प्रदेशों में चली जाती है, तब वो कैसी बन जाती है? बड़ी बन जाती है, विशाल बन जाती है। तो लेखक हमें बताते हैं कि जब मैं नदियों को देखता हूँ तो वो मैदानी प्रदेश में कैसी दिखाई देती है? शांत, गंभीर स्वभाव के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि कोई एक महिला, सभ्य महिला हमें प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये नदियाँ दिखाई देती है। लेकिन वही नदियाँ जब हम पहाड़ी प्रदेश में देखते हैं तो वो नदियाँ कैसी दिखाई देती है? खिलखिलाकर हंसती हुई दिखाई देती है, उनके भाव भंगे हुए दिखाई देते हैं। यानी कि वो हाँ हंसती है, नाचती है, कूदती है, छलांग लगाती है, गाती है, ऐसा हमें वहाँ दिखाई देता है। उसके अंदर उल्लास भरा हुआ है, उसके अंदर खुशी है। और जैसे ही ये नदियाँ मैदानों में चली जाती है तो ये उनकी खुशियाँ, वो उनका उछलना, उनका कूदना, ये क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, और वहाँ नदियाँ गंभीर रूप लेती है। तो इसी प्रकार लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार छोटी बच्ची उछलती है, कूदती है, नाचती है बचपन में, जब वो बड़ी बन जाती है तो वो कैसी हो जाती है? शांत हो जाती है, संभ्रमात हो जाती है, सभ्य बन जाती है। उसी प्रकार ये नदियाँ भी मुझे पहाड़ी प्रदेशों में इस छोटी बच्ची की तरह लगती है। और जैसे ये मैदानी प्रदेश में आती है, समतल प्रदेश में आती है, तो वो बड़ी महिला की तरह मुझे प्रतीत होती है। और जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे क्या होता है? बहुत ही कौतूहल महसूस होता है। कौतूहल महसूस होता है मतलब जिज्ञासा महसूस होती है। यानी कि यह एक जो क्या आया है? नया शब्द आया है। कौन सा आया है? कौतूहल। कौन सा आया है? कौतूहल, यानी कि जिज्ञासा, यानी कि कोई तो जानने की इच्छा हमारे मन में
पैदा होती है। विस्मय यानी कि आश्चर्य निर्माण होना, यानी कि जिस प्रकार ये नदियां हमें प्रतीत होती है तो ये देखकर मुझे क्या होता है, कौतूहल महसूस होता है। विस्मय यानी कि आश्चर्य होता है कि ये नदियां बेटे की तरह क्या करती है, पहाड़ी प्रदेशों में बाल लीला करती है। बाल लीला करती है मतलब बच्चे की तरह खेलती है। यहाँ भी एक नया शब्द आया है, कौन सा, बाल लीला, यानी कि बालक यानी कि बच्चे की तरह वो खेलती है। कहाँ खेलती है, पहाड़ी प्रदेशों में खेलती है। और जैसे वो पहाड़ी प्रदेश छोड़कर नीचे आती है तो वो कैसे बन जाती है, महिला की तरह बन जाती है, बड़े लोगों की तरह बन जाती है। वो शांत गंभीर ऐसी सभ्य लोगों की तरह वो दिखाई देती है, ऐसे दूसरे पैराग्राफ में वो कहते हैं। अगले पैराग्राफ में लेखक नागार्जुन हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि कहाँ ये भागी जा रहे हैं, यानी कि जैसे आपको मालूम होगा कि पहाड़ी प्रदेशों में से ये नदियां निकलती है। ये गंगा नदी हो, सतलज नदी हो, सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो या और कोई नदियां हो, जैसे पहाड़ी प्रदेशों में से निकलती है तो उनकी आवाजें अलग अलग आपको दिखाई देती है। जैसे कि आप मार्लेश्वर गए होंगे तो वहाँ का जो झरना है उससे बहता पानी आप देखते हो, और वो जब ऊपर से पानी गिरता है तो उसकी आवाज आती है। नदियों से वो पानी जब बहता है तो उसकी आवाज आती है। यानी कि ये जो नदी होती है वो कैसी होती है, हमेशा बहती रहती है। और लेखक को लगता है कि ये नदी बहते हुए कहाँ चली जा रही है, उनका कौन सा उद्देश्य है जो उन्हें प्राप्त करना है, जो बेचैन होके वो क्या कर रही है, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रही है, भागती हुई जा रही है। यानी कि लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि हम घर में रहते हैं, अपने मम्मी पापा यदि हम घर से बाहर चले जाते हैं और बहुत दिनों के बाद आते हैं तो हम उन्हें मिलने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हुए चले जाते हैं, उनके गले मिलते हैं। लेकिन लेखक को लगता है कि उनके पिता यानी कि हिमालय तो वहाँ वही है, लेकिन ये हिमालय की जो बेटियां है वो भागते हुए कहाँ चली जा रही है। उनके पिता का विराट प्रेम उन्हें मिला है, फिर भी वो किसे मिलने के लिए भागती हुई चली जा रही है, ऐसे लेखक के मन में क्या होता है, सवाल आते हैं और वो यहाँ लिखते हैं। वो आगे कहते हैं कि ये जो हिमालय पर्वत होता है वो कैसे होता है, बर्फ से ढका होता है। वहाँ जली नंगी पहाड़ियाँ होती है, यानी कि बर्फ से ढकी होती है। वहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़ी घाटियाँ होती है। तो इसी प्रकार इस पैराग्राफ ने लेखक ने क्या किया है, वहाँ का नजरिया कैसा होता है ये हमें दिखाने की कोशिश की गई। जैसे कि आपको यह इस चित्र में दिखाई दे रहा हो कि वहाँ का जो पर्वत होते हैं वो पर्वत कैसे होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं। कुछ पर्वत बर्फ से ढके होते हैं, कुछ पर्वतों पर हमें पेड़ दिखाई देते हैं, यानी कि वहाँ पेड़ भी हमें दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ घाटियाँ होती है, घाटियाँ मतलब घुमावदार रोड होते हैं, रास्ते होते हैं, जैसे कि अम्बा घाट हो, कुंभारली घाट हो, ऐसे कुछ घाटियाँ हिमालय पर्वत में भी हमें दिखाई देती है। यानी कि अधिकताएं, अधिकताएं मतलब कि पर्वत की सबसे ऊपर की चोटी, उसे क्या कहते हैं, पर्वत की सबसे ऊपर की चोटी, ये चोटियां हमें दिखाई देती है। वहाँ अलग अलग वृक्ष दिखाई देते हैं, जैसे कि देवदार, चीड़, सरसों, चिनार, सफेद कैल, ऐसे कई वृक्ष है जिनके वहां क्या दिखाई देते हैं, जंगल दिखाई देते हैं। तो इस दूसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बर्फ से ढके पर्वत है और उसके बीच में ये पानी दिखा रहा है। जो पर्वत पिघलते हुए क्या होता है, पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उससे क्या बन जाती है, नदी बन जाती है। तो ऐसे हिमालय पर्वत में ये जो चीड़दार वृक्ष होते हैं, देवदार वृक्ष होते हैं, वे वृक्ष हमें वहाँ क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अभी आपको बच्चों आपने ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में या कई सब्जेक्ट में आपने सुना होगा कि वहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, 40 मीटर तक ऊंचे होते हैं। अभी ये वृक्ष ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सूर्य किरणें हैं वो सूर्य किरणें धरती पर नहीं आते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो ये वृक्षों में जैसे कि स्पर्धा हो कि सूर्य किरणें प्राप्त करने के लिए वृक्ष ऊंचे क्या होते हैं, बढ़ते हमें दिखाई देते हैं। तो इस यहाँ दिखाई दे रहे कि बहुत सारे वृक्ष हमें यहाँ दिखाई देते हैं। ये भी आपको वृक्ष दिखाई देते होंगे। ये वृक्ष देखकर ये क्या है, रास्ता है, घुमावदार रास्ता है, यानी कि इसी प्रकार की घाटियां हमें हिमालय पर्वत में दिखाई देती है।
तो इसी प्रकार लेखक इस पैराग्राफ में हमें यही बता रहे कि ये घुमावदार घाटियां हमें वहाँ दिखाई देती है। वहाँ अलग अलग प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं, जैसे कि देवदार वृक्ष हो, चीड़ वृक्ष हो, सरसों वृक्ष हो, चिनार वृक्ष हो, सफेदा वृक्ष हो, कैला वृक्ष हो, और इन वृक्षों के जंगल हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और इसी कारण हिमालय पर्वत क्या होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये जो वृक्ष अलग अलग प्रकार की सुंदरता, बर्फ से ढके हुए पर्वत, इसी कारण इस हिमालय को या उस जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसी प्रकार लेखक नागार्जुन ने इस पैराग्राफ में वहाँ का वातावरण, वहाँ की सुंदरता हमें बताने की कोशिश की गई है। अगले पैराग्राफ में लेखक दो नदियों के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली महत्वपूर्ण दो नदियां हैं, जैसे कि एक नदी सिंधु और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही हमें बहुत सारी नदियों की जानकारी मिलती है, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस नदी को अलग अलग नदियां आकर क्या हो जाती है, मिलती है। अलग अलग नदियां क्या होती है, मिलती है। अभी ये जो नदियां, दो नदियां है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां हिमालय की एक दो बेटियां है, और उनके साथ ये अलग अलग बेटियां के रूप में भी हमें दिखाई देती है, ऐसे लेखक को वहाँ दिखाई देता है। जैसे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो महानदी है, क्या कहा जाता है, तो इन्हें दो महानदी कहा जाता है। इन दो महानदियों को कई सारी छोटी नदियां भी मिलती है। और जैसे बर्फ पिघलता है, तो बर्फ पिघलने के बाद पानी की जो एक बूंद है, उस एक एक बूंद से ये दो नदियां क्या होती है, आगे चलकर बड़ी हो जाती है। तो इसमें से सिंधु ये जो नदी है, तो मैं आपको इस दो नदियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। तो सिंधु नदी जो है, वो मानसरोवर के निकट सिनका बाला जलधारा जो है, उस जलधारा से ये सिंधु नदी बनती है। कहाँ से बनती है, जो हिमालय पर्वत में मानसरोवर है, उस मानसरोवर के निकट एक सिनका बाला जलधारा है, और उस जलधारा से सिंधु नदी बनती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर की है। कितनी है, 3180 किलोमीटर की है। अभी ये नदी भारत पाकिस्तान से मिलते हुए चलते हुए कहाँ मिलती है, अरब सागर को मिलती है, गुजरात के पास में। यानी कि आपको इस नक्शा में दिखाई देता है कि ये जो सिंधु नदी है, जैसे कि ये देखो, सिंधु नदी चीन से मानसरोवर भाग से यहाँ शुरू होती है, वो जम्मू कश्मीर से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान से आते हुए ये आगे इधर गुजरात के अरब सागर के मिलती है। अभी सिंधु नदी को कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो झेलम नदी मिलती है, चेनाब नदी मिलती है, रावी नदी मिलती है, सतलुज नदी मिलती है। तो आगे ये सभी नदियां सिंधु नदी से क्या होती है, मिलती है। तो ये सिंधु नदी की उपनदी भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये सिंधु नदी। दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ शुरू होती है, तो तिब्बत जो है, वो तिब्बत के पास भारत बांग्लादेश से होते हुए कहाँ मिलती है, बंगाल का जो सागर है वहां उसे मिलती है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो मानसरोवर के झील के पास उसकी शुरुआत होती है। ये जो मानसरोवर है, वो मानसरोवर के पास झील के पास उसकी शुरुआत होती है। उसे चीन में क्या कहा जाता है, तो सांपो, ऐसे उस नाम से उसे पुकारा जाता है। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो भारत के लोग उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और बंगाल में चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश के लोग उसे क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और सुंदरबन से होते हुए वो बंगाल का जो सागर है, उस सागर को क्या करती है, मिलती है। अभी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी भी उपनदियां हमें दिखाई देती है, जैसे कि दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोलांग, कामेंग, मानसा आदि कई नदियां ब्रह्मपुत्र नदी को भी मिलती हुई हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार लेखक इस पैराग्राफ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों के बारे में बताते हैं।
लेकिन लेखक क्या बताते हैं कि ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम लेते ही हमें सतलजु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की जो नदियां है उन नदियों की जानकारी हमें मिलती है। वो नदियां हमारे आंखों के सामने आती है। यानी कि इन नदियों को लेखक ने क्या कहा है? हिमालय की बेटियां कहा है। यानी कि ये जो बेटियां है वो बेटियां हमारे आंखों के सामने नाच करते हुए हमें दिखाई देती है, ऐसे लेखक को प्रतीत होता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये स्वयं कुछ नहीं है, क्योंकि ये किससे बनी है? तो कई नदियों से बनी हुई दो ये नदियां है। और दयालु हिमालय जो है, यानी कि हिमालय ये क्या है? ये नदियों का पिता है, यानी कि पापा है, पिताजी है। जिस प्रकार हमारे घर में हमारे पिताजी माताजी होते, उसी प्रकार हिमालय ये क्या है? उनका पिता है। और ये जो नदियां है ये उनकी क्या है? बेटियां है। ऐसे यहाँ लेखक ने प्रतीत किया गया है। और लेखक कहते हैं कि दयालु जो हिमालय ये जब पिघलता है, उनका दिल की एक एक बूंद जब पिघलती है, तो ये बूंद पिघलने के बाद ये बेटियां क्या हो जाती है? बन जाती है। और इकट्ठा होकर ये सभी नदियां जब इकट्ठा होती है तो ये महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ये महानदी बन जाती है। यानी कि हमारे आंसू, एक एक आंसू जब बहने लगते हैं तो उसके क्या होने लगते हैं? बहुत आंसू इकट्ठा होते हैं। तो उसी प्रकार जब हिमालय का बर्फ पिघलने लगता है तब उसकी एक एक बूंद से क्या होती है? आगे ये नदी से महानदी का रूप लेती है और यही महानदी आगे प्रवाहित होती रहती है। और लेखक कहते हैं कि कितना सौभाग्यशाली है कौन? तो जो वो समुद्र, जिस समुद्र से ये नदियां जाकर क्या हो जाती है? मिलती है। कितना सौभाग्यशाली वो समुद्र है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियां क्या करती है? समुद्र का हाथ पकड़ती है। यानी कि लेखक ने यहाँ प्रतीत किया है कि समुद्र ये क्या है? हिमालय का दामाद माना गया है। समुद्र यह क्या है? हिमालय का दामाद माना गया है। यानी कि जिस प्रकार शादी होने के बाद दामाद उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपने घर लेके चला जाता है, उसी प्रकार लेखक को लगता है कि ये नदियां जब सागर को मिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सागर यानी कि ये समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि जो हिमालय की इन दो बेटियों को क्या करता है? हाथ पकड़ते हुए अपनी ओर चला लेके चला जाता है। किन दो बेटियों को? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इन दो नदियों को, इन दो बेटियों को, ऐसे लेखक यहाँ बताते हैं। यानी कि इसी प्रकार इस 3-4 पैराग्राफ में लेखक यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो नदियां होती है वो सागर से मिलती है और ये मानवीय रूप लेकर इन्होंने क्या किया है? ये एक निबंध लिखा गया है। आज के वीडियो में हम इतना सा ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम बचा हुआ इस पाठ का हिस्सा देखेंगे। आपको कुछ आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हो और अपने वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।